सन 1945 में अपने वजूद में आने से ही यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स की हिफाजत के लिए कोशिशें शुरू कर दी थीं और इसी तरह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जिनसे इंसान को नस्ल, जात, नेशन, धर्म और लिंग वगैरह की बिना पर उसके अधिकारों से उसे महरूम नहीं रखा जा सकता। हर एक इंसान को जिंदगी में आज़ादी, समानता और इज्जत का हक हासिल है। भारतीय संविधान में ह्यूमन राइट्स को एक अहम मकाम हासिल है। 28 सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार कानून अमल में आया, जिसमें बाल विवाह, बाल मजदूरी, हेल्थ, HIV और अनुसूचित जाति व जनजाति के हुकूक शामिल हैं। हर शख्स को आज़ादाना जिंदगी जीने का हक है। संविधान में हर शख्स को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान इन हुकूक की न सिर्फ यकीन दहानी दिलाता है, बल्कि इसे तोड़ने वालों को सजा भी देता है। हर शख्स को अपने हुकूक के लिए जागरूक रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। मानव अधिकार दिवस का मकसद उसी वक्त कामयाब होगा जब हर शख्स अपने अधिकारों से वाकिफ रहेगा। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। जी हां, अपने मुल्क में अपने आइन ने हमें बहुत सारे हुकूक दिए हैं, और ना सिर्फ ऐसे हुकूक जिनको दुनिया में मानवाधिकार किया गया, हमने उनको फंडामेंटल राइट्स बना दिया। लेकिन अगर कहीं उनका वायलेशन होता है, कहीं आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाती है, तब आप क्या करें, कहां जाएं, आखिर उस वक्त में, उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं जनाब राजीव जैन साहब, ऑनरेबल मेंबर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर अलीशा ढींगरा साहिबा। और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अजय कुमार पांडे साहब। इन तीनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। उनके पास सवाल हैं जिनको आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, और मेरा पहला सवाल राजीव जैन सर से। सर, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो कमीशन, जिससे आपका एक अहम ताल्लुक है, आप उसके मेंबर हैं, कमीशन ने भारत में मानवाधिकारों को, इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में और लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, उसको रोकने में क्या कुछ कदम उठाए हैं अब तक? क्या कुछ आपकी अचीवमेंट्स हैं? हमने अब तक 3 लाख से ज़्यादा केसेस हैंडल करे हैं। प्रत्येक वर्ष करीब 1 लाख कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, और हमने करीब 200 करोड़ मुआवजा लोगों को दिलवाया है, उन लोगों को जिनके मानव अधिकार का हनन हुआ है। इसके अलावा हमने कैंप सिटिंग्स करी हैं, ओपन कोर्ट्स किए हैं, 50 करीब रिसर्च स्टडीज़ करी हुई हैं, अनेकों राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन किया हुए हैं, पुस्तकें छापी हैं, और सुओ मोटू केसेस भी हम लोगों ने लिए हैं। और मानव अधिकार के हनन के पहले प्रिवेंटिव के रूप में भी कई निर्देश हमने जारी किए हैं। जैसे कोविड के आलोक में बहुत सारी, करीब 2 दर्जन एडवाइजरीज हमने इशू की। डिग्निटी ऑफ डेड, कैसे डेड बॉडीज को हैंडल किया जाए, उस विषय पर भी हमने एक एडवाइजरी जारी की। बहुत खूब। लेकिन जहां आपने हनन की बात की, एक बहुत ज्यादा सुनते हैं लोग मानव अधिकारों का हनन। आखिर क्या है मानव अधिकारों का हनन? क्या है वायलेशन? उसके लिए पहले देखते हैं कि मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार, उदाहरण स्वरूप आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी है। तो अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में पुलिस ले लेती है तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21, वो उसका मानव अधिकार का हनन हुआ। या फर्जी एनकाउंटर में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके राइट टू लाइफ का हनन हुआ। या महिला शोषण होता है, उसको वेज पैरिटी, जो वही काम करने के लिए जो मर्द को तनख्वाह दी जा रही है एक महिला को नहीं मिलती है, तो राइट टू इक्वालिटी, हाँ, कम दी जा रही है, तो राइट टू इक्वालिटी का हनन होता है। तो इस तरह के अनेक
उदाहरण हैं मानवाधिकार हनन के। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे ये एग्जांपल्स दिए हैं ताकि लोग ये जान सकें कि आखिर जब हम हनन की बात करते हैं, अगर हम इसके वायलेशन की बात करते हैं तो ये वायलेशन क्या है। लेकिन मानवाधिकारों की बात करना इतना आसान नहीं था, फंडामेंटल राइट्स उनका बन जाना इतना आसान नहीं था। इसको जानने के लिए हम अलीशा जी के पास चलेंगे। अलीशा जी, कितनी स्ट्रगल थी इस दुनिया में, इस मॉडर्न युग में कितनी स्ट्रगल थी इन अधिकारों की बात करना, इन अधिकारों के लिए एक यूनिवर्सल चार्टर तैयार करके दुनिया के सामने पेश करना? ओके, देखिए, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हम जानेंगे जितने भी अधिकार प्राप्त हुए हैं वो सारे संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुए हैं। कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो बिना संघर्ष के प्राप्त हुआ हो, चाहे वो पश्चिमी देश हो, चाहे वो उपनिवेश काल के बाद भारत जैसे देश हो। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन ने बहुत सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीडम, एक राजनीतिक आज़ादी की बात कर रहे थे, वो एक सामाजिक आर्थिक रूप से भी आज़ाद होना चाह रहे थे। तो जैसे कि वुमेन्स मूवमेंट उस समय चला, तो उसमें महिला के अधिकारों की बात की गई, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का, कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने एक चार्टर तैयार किया, चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, वुमेन्स चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, और जिस चार्टर को फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मीटिंग में भी पेश किया गया। तो इस तरीके से जितने भी अधिकार हैं वो संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर हम भारत या हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक जो अच्छी बात है कि हमारा जो संविधान है वो ना हमें सिर्फ राज्य के खिलाफ अधिकार देता है, बल्कि हमें वो समाज के खिलाफ भी अधिकार देता है। जो समाज में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो गलत हैं, उनको भी वो खत्म करने का प्रयास करता है। जैसे कि आर्टिकल 17 जो है, अनुच्छेद 17 जो है, उससे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किया गया। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पे नहीं किया जा सकता, ना ही राज्य के द्वारा, ना ही समाज के द्वारा। सो आर्टिकल 15 जो है, जो राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है, उसमें ये बहुत क्लियर है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में खासकर जब एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं, चाहे वो वेल्स, टैंक्स हो, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि सेक्स, रिलीजन, कास्ट, किसी भी आधार पे आप एक्सेस डिनाई नहीं कर सकते। तो ये एक सोशल स्फीयर की राइट की बात है, ये स्टेट के अगेंस्ट राइट नहीं है। बिल्कुल आपने सही कराया कि मतलब कि ना सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ संविधान में दे दिया, हमने पूरे समाज सुधार की बात करी। और आज तो हम सिर्फ समाज सुधार की नहीं, दुनिया सुधार की बात भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं अजय सर से जानना चाहूंगा, सर, इंटरनेशनल डायस्पोरा पर इंडिया का स्टैंड कितना मजबूत है मानव अधिकारों को लेकर? इंडिया का जो स्टैंड मानव अधिकारों के बारे में, देखिए, फिर एक राजनीति जब मानव अधिकार को लेके आ जाती है, फिर इसमें एक बहस शुरू हो जाती है, मेरा मानव अधिकार और मेरा मानव अधिकार। जब अमेरिका भारत की तरफ उंगली उठाता है, या कतार जैसे मुल्क जब भारत को, या उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात होती है, तो फिर एक सोची समझी साजिश के तहत लिमिटेड वे में भारत को कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए, आज देखिए इस वक्त भारत कहाँ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से यह बोलते हैं कि वो कैदी जो 7 साल से ऊपर जेलों में बंद है, ऐसे केस में जिसकी सजा 2 साल है, उसको आप छोड़ क्यों नहीं देते। हमारी राष्ट्रपति सार्वजनिक मंचों से घोषणा करती हैं कि उनको छोड़ा जाए, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके साथ करते हैं। और इलाहाबाद जैसा उच्च जो न्यायालय है, वो एक झटके में ऐसे कैदियों को छोड़ने की काम करता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, और या इसके अनुरूप हम उनके रिकॉर्ड अमेरिका के जेलों में कैदियों के साथ क्या हो रहा है, आपने वहां देखा कि किस तरह से 26/11 के अटैक के बाद, या आज चाइना में जिसकी चर्चा सड़ने की, डिग्निटी ऑफ डेड की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज चाइना में किस तरह से लोगों को कैंप में उठा करके कोरोना के नाम पे भेजा जा रहा है। हाँ, आज मतलब ईरान में कोरोना के बाद, और अमेरिका का आपने जिक्र किया 9/11 के बाद जिस तरीके से केसेस सामने आए जी, और अभी ईरान में जो हो रहा है, देखिए सर ने जो बात की कि, लेकिन सर यूनिवर्सल की तो जब हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सल तो वो तो हर किसी के लिए हो जाता है। जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, वो अधिकार पूरी दुनिया में अपनी जगह होने चाहिए। वहां कहां हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं? मैं राजीव सर से जानना चाहूंगा कि अधिकार तो चाहे वो भारत का एक नागरिक हो,
और चाहे वो दुनिया का कोई नागरिक हो। इसी के ताल्लुक से एक सवाल ये बनता है कि हमारे भारत के जो वर्कफोर्स है, हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, वहां उनका एक्सप्लॉयटेशन कहीं अगर होता है तो फिर उनके लिए क्या रेमेडीज हैं, उनके लिए क्या रास्ते हैं अगर किसी दूसरे मुल्क में उनका शोषण हो रहा है? बहुत अच्छा। तो अभी हाल में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे एक साथी हैं, वो भी सदस्य हैं राष्ट्रीय मानव आयोग में, और वो हाल में जिनेवा पिछले हफ्ते कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने मुद्दा उठाया कि कैसे इंडिया के कुछ नागरिक बाहर काम करने जाते हैं मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज में या किसी अन्य कंट्री में, और वहाँ उनके मानव अधिकार का हनन होता है, जैसे उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, उनके आवागमन पर नियंत्रण रहता है, या काम करने के जो कंडीशंस हैं वो अमानवीय हैं जी। तो इस मुद्दे को उन्होंने उठाया और कुछ अन्य देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। बहुत खूब। तो हमारा मकसद है कि ऐसे मुद्दों को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करें, जिससे कि उन पर भी चिंता व्यक्त हो और संबंधित राष्ट्र में जी भी उस पर कुछ कार्य किया जाए कि ऐसे लोगों के मानव अधिकार भी सुरक्षित रहें। हाँ, मतलब वहां पर अंकुश लगाया जा सके, अंकुश किसी न लगाया किसी तरह उसको एक पाबंदी के दायरे में लाया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। जो भी लोग जा रहे हैं हमारे देश से भी और आसपास के ममालिक से भी, उनके साथ इस तरह के बहुत सारे मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है। जी अजय सर, मैं एक बात सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि सर ने जो बात कहा, ये तो व्यक्ति के अधिकारों का हनन उस देश में, यहाँ राष्ट्र के द्वारा भी तो राष्ट्र के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई है, उसमें भी शिकायत का प्रावधान है। ट्रैफिकिंग हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन का मसला है, पोर्नोग्राफी का। देखिए, आज अधिकारों के हनन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमारे यहाँ आए, हमारे घर में आए या हम कहीं जाएं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके तहत कोविड के दरमियान हमारे बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी जिस तरह से बढ़ी है, और वो सब बाहर के मुल्कों से हो रहा है। तो ये टाइम है कि आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, इंटरनेशनल डोमेन में भी और नेशनल डोमेन में भी। बहुत अच्छी बात आपने कही। संविधान और लेजिस्लेटर का लोड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो दौड़ नहीं है कि आज हमला करने के लिए किसी को फिजिकली मेरे पास आना है। वो दूर बैठे मोबाइल एक ऐसा संसाधन दे रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरी प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है, मेरे डेटा प्रोटेक्शन की एक बात की जा रही है, बहुत बड़ा मसला सामने आया है करके, साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मसला हमारे सामने है। तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डोमेन में इनवाइट करना पड़ेगा। और मैं जो एक बात इसको ऐसे समझता हूं कि जो ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये संसार के अस्तित्व को बचाए रखने का अधिकार है। आप कोई भी आर्थिक प्रगति कर लें, उन्नति कर लें, अगर ये नहीं है, इसीलिए मुझे याद आती है कि हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से। वो भी तो एक ह्यूमन है कि हम उनके रंग के आधार पे उसका विभेद करते थे, तो वो भी तो वायलेशन था। तो हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी उनके अंदाजे हुकूमत से। तो अगर आज अपनों की सल्तनत मेरी रहबर नहीं हो सकती, तो मुझे कैसे इस संविधान से मोहब्बत हो सकती है? मुझे भी इस संविधान से मोहब्बत नहीं हो सकती। आपने किताबों में दे दिया, जमीन पे कौन देगा? जमीन पर देने की जिम्मेदारी जो है वो अदलिया की बन जाती है, हमारी जुडिशरी की बन जाती है, और वहां पर आपकी जिम्मेदारी जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसी सवाल के साथ मैं राजीव सर के पास आना चाहूंगा। राजीव जी, 1948 के हमने यूनिवर्सल चार्टर की बात की, उसके बाद 1993 में हम हिंदुस्तान में भी आ जाते हैं, आपके कमीशन का कयाम भी हो जाता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। आज के इस दौर में जब हम 2022 में ये बात कर रहे हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ होना ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए? जैसा मैंने आपको बताया, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको वैसे मुद्दे उठाने हैं जिनसे हमारे मुल्क के लोगों के ह्यूमन राइट्स का हनन होता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो आयोग है वो जब हम और लोगों से नोट्स कंपेयर करते हैं तो मालूम पड़ता है बहुत सशक्त है, सक्षम है और उसका तजुर्बा भी बहुत है। तो हम अन्य देशों के मानव अधिकार आयोगों को प्रशिक्षण देने में भी सक्षम हैं। हमने कुछ इसमें प्रयास भी किया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हमको ये सुनिश्चित करना है कि ह्यूमन राइट्स का प्रचार, एडवोकेसी, वो ज़्यादा लोगों को दूर दराज के इलाके में उनके बारे में जानकारी फैले। दूसरा, जागरूकता को बढ़ाया, जैसे जैसे आज इस प्रोग्राम के जरिए हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। दूसरा है कि कुछ राष्ट्र
कुछ राज्यों के मानव अधिकार आयोगों को और सक्षम बनाया जाए, वहाँ कुछ रिसोर्स साधनों की उपलब्धि पूरी कराई जाए, कुछ जगह रिक्तियां हैं उनको भरा जाए, जिससे कि वो जो उनके पास शिकायतें आती हैं उनका समाधान उसको वो रिजॉल्व कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो नए चैलेंजेस हैं उसके साथ साथ नए नए तरीके भी जो हैं वो बनने की जरूरत है। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आना चाहूंगा। हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनके पास सवाल हैं। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है बताएं मुझे। जी, आपका सवाल। मेरा नाम अलीशा है और मेरा सवाल अजय सर के लिए है। सर ने बोला था कि डू व्हाट यू वांट अदर्स टू डू फॉर यू। सो हम सब अपने हुकूक के साथ पैदा होते हैं, पर कुछ ऐसे हुकूक जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो हमने हाल ही में देखा कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे हेट क्राइम्स जैसे चीज़ें बहुत सामने आई हैं आने वाली इन्हीं पिछले सालों में। तो जब हम अपने राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लिमिटेशन टू सच राइट्स इसकी भी बाधाएं हैं, कुछ एक जगह पे आके रुकने की ज़रूरत है लोगों को और दूसरे के राइट्स को ना एक्सप्लॉइट करें, इस तरीके से अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें, इसके बारे में भी बात करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल है। पॉलिटिकल साइंस से मैडम बैठी हुई हैं। जब लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में आता है तो लास्की साहब यही फरमाते हैं कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप दोनों बाहों को जितनी मर्जी हो उतनी घुमाएं, लेकिन तभी तक जब तक ये इनको टच ना करे। जी, तो सीमाएं तो हैं, उस सीमा के तहत आपको प्रेस फ्रीडम है, उस सीमा के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू एडॉप्ट ए रिलीजन ऑफ योर चॉइस, फ्रीडम टू मैरी ऑफ योर चॉइस। लेकिन अब आप फोर्स्ड कन्वर्जन जिसकी आज चर्चा चल रही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कल ही संज्ञान लिया है, तो लाइफ, लिबर्टी टू लाइफ है, लेकिन लाइफ भी तो राष्ट्र की संपत्ति है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कह देंगे मैं सुसाइड कर लूंगा कल। तो वो बिल्कुल वहां पे मौजूद है कि राइट के साथ साथ संविधान में कर्तव्य की भी बात की गई है, हम वो भूल जाते हैं। तो इट्स ए बैलेंस काइंड ऑफ थिंग। एक तरफ आपको सड़क पे चलने की स्वतंत्रता है तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप बाएं साइड चलेंगे, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा आप नहीं करते हैं तो दूसरे की जान माल को क्षति का खतरा। तो आपके बोलने का अधिकार आपको है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिससे समाज के अधिकारों का हनन हो। आपके अधिकार अपनी जगह हैं और समाज और सोसाइटी के अधिकार अपनी जगह हैं। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट और वो सिर्फ एक व्यक्ति के वेलफेयर के नहीं है, वो समाज के वेलफेयर के लिए भी है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से ये है कि जैसे अलीशा जी ने अभी हमें बताया कि कई बार किसी और के ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए किसी और के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण रिजर्वेशन है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को रिजर्वेशन मिलती है, तो उस पर आप लोगों का क्या विचार है? बहुत खूब। एक छोटा छोटा रिमार्क्स तीनों से लेना पड़ेगा इस पर, क्योंकि एक बड़ा डिबेटेबल इशू है और कोर्ट में भी इसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट हुई है। सबसे पहले जैन साहब से पूछना चाहूंगा। यस सर। हाँ, जैसा आपने बताया तो बहुत ही डिबेटेबल इशू है और अलग अलग दृष्टिकोण इस पर हैं। कोर्ट ने इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करी हुई है और हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि एफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है so long as there is a nexus between the objective that is sought to be achieved and the related policy. जी, मैडम से मैं भी चाहूंगा एक छोटा सा एक रिएक्शन। इन्हीं के कंटिन्यूशन में मैं कहना चाहूंगी, जैसे ये बोल रहे हैं कि एफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है अगर जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर रहे हैं वो अगर ठीक है तो जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर रिजर्वेशन जरूरी है तो वो होना चाहिए। और विमेंस रिजर्वेशन बिल आप सब जानते ही हैं कि अभी पास नहीं हो पाया है संसद में, लेकिन ग्रास रूट्स लेवल पे हमारे यहाँ पे 33% रिजर्वेशन मिल चुका है और कुछ स्टेट्स ने 50% भी दे दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी अगर हम विमेंस रिजर्वेशन बिल हम पास कर पाएं तो वो अच्छा रहेगा। जी, अब मैं चाहूंगा अजय सर के पास। माना कि डिबेटेबल इशू आपके लिए ज्यादा डिबेटेबल होगा, लेकिन एक संक्षिप्त में एक छोटा सा मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मैं इसमें ये कोई नई बहस नहीं है। जब राज्य की अवधारणा की हम बात करते हैं तो कई बार यह पॉलिटिकल साइंस में या लॉ में ये सवाल पूछा गया कि मैं राज्य के लिए हूं या राज्य मेरे लिए है। आखिर राज्य मेरी सुरक्षा के नाम पर कितने बंधन मेरे पे लगा सकता है या इस तरह के एक्सेप्शनल रूल बना सकता है। मूल बात वहीं समझनी पड़ेगी कि किसी भी समाज का सम्यक विकास और उसका आगे बढ़ना तभी संभव है जब उसके सभी अंगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। मैंने अभी आपसे यूथ कमीशन की भी
बात करी कि आखिर युवाओं की शक्ति बढ़ रही है तो इनको लेकर के रोजगार है। देखिए, आपका ह्यूमन राइट्स में रोजगार भी हक है, इकोनॉमिक राइट्स भी कवर होते हैं, तो वो नहीं मिल रहा है। अब वो राज्य किस तरह से उपलब्ध कराएगा वंचित तबके को? आपको ऐसा नहीं है कि एक तबके को दिया तो दूसरे तबके को उसको छोड़ देना पड़ेगा, उसको भी साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, अभी आपने देखा कि 10% ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की भी बात हो रही है। तो समय समय पे आपको ही अपने जो संविधान के अधिकार हैं जानना पड़ेगा, जो संविधान के लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कानून बनाते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। अब देखिए, इस तरह से तो हो सकता है मैं अपनी सुरक्षा के लिए कल गन की लाइसेंस मांगने लगूं, तो अमेरिका में देख रहे हैं फिर वो लाइसेंस देने के बाद क्या होता है। तो कुछ ना कुछ शक्तियां निहित होनी चाहिए और होनी चाहिए, और अगर समय और परिस्थिति के साथ उसका आकलन अदालतें करती हैं, संविधान में भी उनका आकलन, देखिए सीआरपीसी को अमेंड करने की बात हो रही है, ये उस जमाने का है। तो ये तो सर वक्त के तकाजे हैं और वक्त और जरूरत के हिसाब से उसमें तब्दीलियां आती हैं। और अब जब अधिकारों के हनन की बात होती है तो राजीव सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बड़ा तजुर्बा है, करप्शन, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मानव अधिकारों का हनन है? करप्शन एक माध्यम है जिससे मानव अधिकार का हनन हो सकता है। अपने आप में मानव अधिकार नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं है, इन्नेट नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से मानव अधिकार हो सकता है। उदाहरण स्वरूप जी, अगर मैं गरीब हूं, मुझे राशन कार्ड बनवाना है और राशन कार्ड बनवाने के लिए करप्शन आता है अगर बीच में, तो मेरे मानव अधिकार का हनन है, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, दैट हैज बीन रेड इनटू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा अधिकार है कि मैं जीऊं, जीने के लिए मुझे खाने की आवश्यकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो मुझे वो उस अधिनियम से भी मुझे वो शक्ति पारित है कि भाई मुझे आई हैव अ राइट टू फूड। और उसके लिए अगर करप्शन बीच में रास्ते अवरुद्ध बनता है उस रास्ते में, तो मेरे मानव अधिकार का हनन है। तो यानी आप ये मानते हैं कि करप्शन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा माध्यम है मानव अधिकारों के हनन के मामले में? हाँ, लेकिन अधिकार कई प्रकार के होते हैं। संवैधानिक अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार नहीं है। कुछ मानव अधिकार हैं, कुछ अधिनियम से अधिकार हमको मिलते हैं। तो करप्शन अलग अलग अधिकारों को प्रभावित करता है और कुछ केसेस में अगर करप्शन मानव अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है। अगर किसी का सवाल है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ेंगे। जी जरूर, एक छोटा। मेरा नाम रीमा है एंड मेरा सवाल राजीव सर से है। सर, आपने कहा था कि NHRC ये कंपनसेशन देता है एंड नॉट द पनिशमेंट, लेकिन अगर सिर्फ कंपनसेशन देता है तो इट्स वेरी इजी फॉर द रिच टू जस्ट कंपनसेट एंड आई डोंट थिंक कि जो विक्टिम है जिनके वायलेशन का उल्लंघन हुआ है, दे वुड वांट कि उनकी एक कंपनसेशन मेक मर वैल्यू से दे विल बी हैप्पी अबाउट इट। सो डू यू थिंक इट्स राइट कि सिर्फ कंपनसेशन देना, नॉट द पनिशमेंट फॉर इट? जी राजीव जी। रीमा जी, मैंने ये नहीं कहा था कि हम कॉम्पेंसेशन देते हैं, मैंने कहा था कि हम कॉम्पेंसेशन की अनुशंसा करते हैं और 95% केसेस में सरकारी विभाग या सरकारी जो पदाधिकारी हैं वो हमारी अनुशंसा से सहमत होते हैं, कॉम्पेंसेशन दे देते हैं। दंड करने की भी हम अनुशंसा देते हैं, या तो प्रशासनिक कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उस पदाधिकारी के खिलाफ, या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की भी हम अनुशंसा करते हैं। लेकिन स्वयं हमको वो शक्ति प्रदत्त नहीं है कि हम किसी को पनिश कर सकें। क्यों? उसका भी कारण है। यदि वो शक्ति मिलती है तो हर शक्ति पर अंकुश होते हैं, नियंत्रण होते हैं। सामान्य कोर्ट, पांडे जी देखते हैं, पांडे जी को कोर्ट में जब बहस करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उनको ध्यान में रखना पड़ता है, एविडेंस एक्ट ध्यान में रखना पड़ता है। ये सब हमको लागू नहीं है। अरेस्ट करते समय पुलिस को पावर है अरेस्ट का, लेकिन उस अरेस्ट पर भी तमाम अंकुश लगे हुए हैं। तो हमको जो पावर है वो पर्याप्त है, मुआवजे के लिए पर्याप्त है कि हम जो अनुशंसा करते हैं विभागीय कार्रवाई या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए, उस पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कंसर्न विभाग है वो कार्रवाई कर लेता है। अगर हमको पावर मिल जाएगी पनिश की, तो वो सब अंकुश लग जाएंगे जो कोर्ट पर है।
यानी जो पावर्स जो हैं, जो मुआवजे के लिए जो पावर्स हैं, वही पावर्स जो हैं उनका इस्तेमाल सजा के लिए भी होता है। तो दोनों हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट ही नहीं करते, सजा के लिए भी जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं और वो सुनी जाती हैं। आज के इस प्रोग्राम को हम यही मुकम्मल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम पैनलिस्ट का, तमाम स्टूडेंट का, और आप जितने भी नाज़िर इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके लिए भी आज की ये पेशकश जरूर मुफीद साबित हुई होगी। आपने जाना होगा क्या है मानवाधिकार और किस तरह उसका हनन होने पर या उसका वायलेशन होने पर आप क्या कुछ कर सकते हैं। आज की इस पेशकश को हमें यही मुकम्मल करने की दे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और खास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।